नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज है हेल्थ सेक्टर इंक्लूडेड इन ECLGS स्कीम। रिसेंटली इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम काफी न्यूज में रही है। ये 3 लाख करोड़ की स्कीम थी। उस 3 लाख करोड़ की स्कीम के अंदर जो भी स्ट्रेस्ड बोरोवर्स थे उनको सरकार थोड़ा लोन और दे रही थी। स्ट्रेस्ड बोरोवर्स मतलब वो बोरोवर्स MSME सेक्टर या किसी ने अपना क्लिनिक खोलने के लिए पैसा उधार पे उठाया, तो इस प्रकार के बोरोवर्स अगर कोरोना के पैंडेमिक के चलते थोड़ा बहुत आप कह सकते हो स्ट्रेस में आ गए, अपने ब्याज को या प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं वापस कर पाए, तो अगर कुछ कंडीशंस को मीट कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में वो ECLGS स्कीम के अंदर थोड़ा और पैसा उधार पे ले सकते हैं। ECLGS स्कीम के बारे में मैंने पहले बात की है, एक वीडियो बनाई थी मैंने, जहां पे मैंने 1.19 लाख करोड़ 1.19 लाख करोड़ रुपीस के स्टिमुलस पैकेज की बात की थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। 5 महीने पहले लगभग मैंने ये वीडियो बनवाई थी। वहां पे मैंने बताया था कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए मनरेगा को जो बूस्ट दिया सरकार ने, उसमें मैंने ECLGS 2.0 के बारे में भी बात की थी। उसके साथ साथ अक्सर कर मैं द हिंदू में भी इस स्कीम के बारे में बातचीत आपसे कर चुका हूं। इस स्कीम को बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हो फेजेस में रिलीज किया गया है। ECLGS जो स्कीम थी इसके बारे में बेसिक बात की जाए तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इसको लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ है जो बोरोवर्स का, उनको थोड़ा सी राहत मिले। ठीक है ना भाई, खासकर उन पीपल्स को राहत मिले जो कि इन बोरोवर्स इन MSMEs पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले आई ECLGS 1.0, पहला वर्जन इस स्कीम का। इस स्कीम के पहले वर्जन में बोला गया कि भाई कोलैटरल फ्री और फुल्ली गारंटीड एडिशनल क्रेडिट मिलेगा MSMEs को, मुद्रा बोरोवर्स को और बिजनेस एंटरप्राइजेस को। आप बोलोगे गारंटीड एडिशनल क्रेडिट का क्या मतलब है। देखिए, बैंक जिन्होंने ऑलरेडी MSMEs को पैसा दे रखा है, अगर MSME पैसा वापस नहीं लौटा पा रही तो बैंक को लगेगा कि यार और पैसा क्यों दे दें। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मान लो किसी MSME को 2.5 करोड़ रुपया उधार पे दे रखा है और उस 2.5 करोड़ रुपए का ना प्रिंसिपल वापस आ रहा है ना ब्याज वापस आ रहा है, तो बैंक को तो लगेगा ना कि मेरा तो पैसा फंस गया। उस पर से सरकार अगर उस SBI को बोलती है कि और पैसा दो, तो SBI हाथ खड़े कर देगा, कह देगा भैया हम इसको पैसे नहीं दे पाएंगे, ये तो वापस ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे गारंटी कर रही है सरकार बैंक को कि बैंक पैसा दे आगे, अगर वो पैसा नहीं वापस करता तो सरकार वापस करेगी ऑन बिहाफ ऑफ दैट बोरोवर, कितना जितना बैंक एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये था भाई गारंटीड एडिशनल क्रेडिट। तो MSMEs, मुद्रा बोरोवर्स और बिजनेस एंटरप्राइजेस को अप टू 20% ऑफ देयर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, खासकर मुद्रा बोरोवर्स को अप टू 20% ऑफ देयर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, यानी 100 करोड़ का लोन रखा तो 20 करोड़ तक दिया जा सकता है। प्लस MSMEs को लगभग 25 करोड़ रुपए तक का उनका आउटस्टैंडिंग, देखिए 25 करोड़ ऑफ आउटस्टैंडिंग मतलब 25 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम MSMEs को लोन दिया जा सकता था इस ECLGS 1.0 के अंदर। लेकिन उसके लिए उस MSME का कम से कम सालाना टर्नओवर 100 करोड़ का होना चाहिए। तो किसी MSME का टर्नओवर अगर 100 करोड़ से ज्यादा का है तो उसको 25 करोड़ तक का लोन इस ECLGS 1.0 में दिया जा सकता था। उसका स्कीम को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, ECLGS 2.0। यहाँ पे कामत कमेटी ने 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, मतलब ऐसे 26 सेक्टर्स जो कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते काफी इफेक्ट हुए हैं। इस स्कीम को नाम दिया गया ECLGS 2.0। ठीक है, यहां पे हेल्थ सेक्टर, आप समझिए बात को, ये जो न्यूज है ना पर्टिकुलर, ये न्यूज ये बोल रही है कि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि वो बोरोवर्स जो कि हेल्थ केयर सेगमेंट को बिलोंग करते हैं और हेल्थ केयर सेगमेंट के बोरोवर्स का पैसा अगर वापस नहीं आया है कोरोना के पैंडेमिक के समय पे, तो उसको ECLGS स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अब समझिए, अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है ECLGS स्कीम का 3.0, उसमें क्रेडिट आउटस्टैंडिंग 40% तक क्लियर होगी। लेकिन जिस हेल्थ केयर सेक्टर के डॉक्टर्स को यहां पे अलाउ किया गया है उनको बेनिफिट ECLGS 2.0 का ही मिलेगा। बस इस बात को समझने की कोशिश करिए, ECLGS 2.0 में जो बेनिफिट था वो 50 करोड़ रुपए से 500 रुपीस करोड़ तक के बीच का क्रेडिट आप ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम थी ECLGS 2.0 में, इसमें यह था कि भाई 40% नहीं, ठीक है ना, 20 या 25, एक बार कंफर्म करिएगा, 20 या 25% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग आप ECLGS 2.0 में उधार ले सकते हो। लेकिन अब ECLGS 3.0 जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें यह बोला है कि जितना भी आपका लोन आउटस्टैंडिंग हो, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें 40 करोड़ रुपए आप उधार पे उठा सकते हो ECLGS 3.0 के अंदर। यह बोला भी जो लेटेस्ट वर्जन आया स्कीम का। और हेल्थ केयर सेक्टर, समझिए बात को, विल नाउ कवर बोरोवर्स फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर।
मतलब हेल्थ केयर सेगमेंट के जो बोरोवर्स हैं अब उनको ECLGS 2.0 के बेनिफिट्स मिलेंगे। ECLGS 2.0 बहुत पहले ही आ चुका है, लेकिन 3.0 में अनाउंस किया गया कि ECLGS 2.0 के बेनिफिट्स हेल्थ केयर सेगमेंट्स के बोरोवर्स को भी मिलेंगे। तो पहले जो 26 सेक्टर्स थे उसके अलावा अब हेल्थ केयर सेक्टर भी यहां पे इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, इससे पहले भी ECLGS स्कीम क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इसको जून 30 तक एक्सटेंड किया गया था। ओके, 3 महीने का इसको एक्सटेंशन मिला था और इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लीजर, स्पोर्टिंग सेक्टर्स ये सब आते ही आते हैं। ये जो स्कीम है हेल्थ केयर में तो जाएगी ही जाएगी, बाकी 26 सेक्टर कंपनीज में भी जाएगी। और इन कंपनीज का जो लोन आउटस्टैंडिंग है ना वो अप टू 6 डेज हो, यानी फरवरी 2020 में अगर इनकी लोन आउटस्टैंडिंग अप टू 60 डेज थी तो SMA 1 अकाउंट हो गया। ठीक है, 3 ECLGS में स्कीम अवेलेबल है यहाँ पे, ECLGS 1.0, 2.0, 3.0, तीनों के थोड़े अलग अलग बेनिफिट्स हैं। हालांकि 3.0 में 40% कर दिया गया है आपके टोटल आउटस्टैंडिंग का, मतलब लोन जो बांटा जा सकता है। ओके, जिस भी स्कीम के अंदर आते हो कुछ फाइनल न्यूएंसेस है वो उसमें आपको जानने की जरूरत नहीं जब तक आप खुद के बिजनेसमैन नहीं हो। ठीक है, SMA की बात की जाए तो SMA होते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स मतलब मान लीजिए आपने किसी बैंक से जाके एक लोन उठाया तो आपका अकाउंट हो गया है। ओके, ये वो वाला अकाउंट नहीं जो बैंक में खोला जाके अपने, फिर अगर आप पैसा नहीं दे पाए बैंक को कुछ दिनों तक तो आपको SMA निर्धारित कर देंगे। तो अगर आपका जो पैसा है इंटरेस्ट का या लोन का जितनी भी आपकी किस्त बंधी है 1 से लेके 30 दिन तक के लिए ओवरड्यू है तो आपको SMA 0 बोला जाएगा। 31 से लेके 60 दिन तक के लिए ड्यू है तो SMA 1 बोला जाएगा। 61 से लेके 90 दिन तक के लिए ड्यू है तो SMA 2 बोला जाएगा। ये स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। तो 30 दिन तक पैसा नहीं वापस किया है अपना लोन और जो भी आपका ब्याज है EMI के तहत तो SMA 1 0 अकाउंट में आ जाओगे। अगर 31 दिन से लेकर 60 दिन तक पैसा वापस नहीं किया है तो SMA 1 अकाउंट में आ जाओगे। और अगर 61 से लेकर 90 दिन तक पैसा वापस नहीं किया तो SMA 2 अकाउंट में आ जाओगे। तो जो SMA 1 अकाउंट है मतलब अगर आपका पैसा फरवरी 2020 में 60 दिन तक के लिए पेंडिंग था तो फिर आप ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 तक की स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हो। जोन से सेक्टर में जो भी स्कीम लगती होगी उसकी जो भी फाइनल न्यूएंसेस होंगे वो लोग पढ़ेंगे जो इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो उस हिसाब से बेनिफिट उठा सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज ये है कि हेल्थ केयर सेगमेंट के लोगों को भी जोड़ा गया है और जो करंट आपकी आउटस्टैंडिंग उसका 40% तक का पैसा आप उठा सकते हो। वो अलग बात है कि पैसा उठाने के समय पे बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, अप्रूवल मिलता है तभी फाइनली आपको पैसा सैंक्शन होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। थोड़ी शाम को वीडियो आ रही है, ठीक है, 17 अप्रैल की वीडियोस दोनों अपलोड हो चुकी हैं, एडिटोरियल और करंट अफेयर्स। और जो करंट अफेयर्स था आज का 18 अप्रैल का, चूंकि आज संडे तो एडिटोरियल आता नहीं है तो ये करंट अफेयर्स अभी आपको मिल रहा है, सॉरी फॉर दैट, कल से आपको टाइम पे ही मिलेगा। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग जो भी मैंने सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई है आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। अब देखिए US ट्रेजरी की मॉनिटरिंग लिस्ट। USA की सरकार साल में 2 बार, और USA की सरकार कहने का मतलब है यहाँ पे कि US का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, US का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो करेंसी मैनिपुलेटर्स होते हैं ना उनकी एक लिस्ट निकालता है। करेंसी मैनिपुलेटर्स का मतलब क्या हो गया? वो लोग जो कि अपनी करेंसी की वैल्यूज को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करते हैं। तो कल की डेट में हमारी देश की सरकार और नरेंद्र मोदी साहब जो हमारी देश की सरकार है, जो कैबिनेट है जिसको हेड करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार, वो कुछ तरीके अपना के अगर रुपए की वैल्यू $1 से 75 रुपए से ले जाके 90 लेके जाएं तो फिर इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर कर देगा USA। वो कंट्री जो आर्टिफिशियली अपनी करेंसी की वैल्यू को इन्फ्लेट या डिफ्लेट करते हैं उनको करेंसी मैनिपुलेटर्स बोला जाता है। अब US के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की मॉनिटरिंग लिस्ट का अप्रैल 2021 का एडिशन रिलीज हुआ। ये एक सेमी एनुअल रिपोर्ट है, एक साल में 2 बार रिलीज होती है। पिछली वाली रिपोर्ट दिसंबर 2020 में रिपीट हुई थी। उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति USA के, अब जो बाइडेन है। यहाँ पे देखिए द रिपोर्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। USA के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनकी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी की और उनकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की रिपोर्ट निकलती है यहाँ पे। इसमें करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटर की जाती हैं US के 20 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की और इंडिया उसमें से एक है। यहाँ पे 3 क्राइटेरियाज को एसेस किया जाता है। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि वो कंट्रीज जो कि USA के साथ बहुत सिग्निफिकेंट बायलेटरल ट्रेड सरप्लस रखते हैं, यानी वो कंट्रीज जिनका USA के साथ ट्रेड सरप्लस $20 बिलियन का है। दूसरा, उनका एक मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस है। तीसरा, वो
परसिस्टेंट वन साइड इंटरवेंशन कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में, यानी वो पर्टिकुलर कंट्रीज अपने फॉरेक्स मार्केट में जबरदस्ती घुस के करेंसी को ऊपर नीचे करने का काम कर रही हैं। तो ऐसी कंट्रीज 3 निकली यहाँ पे जो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। एक है ताइवान, दूसरी है स्विट्जरलैंड, तीसरी है वियतनाम। तीनों क्राइटेरिया को ना इंडिया फुलफिल कर रहा है, ना ही चाइना फुलफिल कर रहा है। ताइवान, स्विट्जरलैंड और वियतनाम तीनों इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। इंडिया दिसंबर 2020 वाली रिपोर्ट में भी लिस्ट पे था, अभी जो अप्रैल 2021 में लिस्ट आई है इसमें भी लिस्ट पे है। हालांकि 2019 में जब यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस प्रकार की रिपोर्ट निकाली थी, उस समय इंडिया करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में नहीं था, वॉच लिस्ट में। अब समझिए बात को, यहाँ पे करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया यूएसए इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि तुम करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे यूएसए इंडिया के मार्केट्स को स्टडी कर रहा है और देख रहा है कि क्या सच में इंडिया कुछ गड़बड़ कर रहा है। जैसे कि पहले कई बार यूएसए ओपनली डिक्लेयर कर चुका है कि चाइना करेंसी मैनिपुलेशन करता है और एक्चुअली में चाइना करता है। तो उस प्रकार से इंडिया को मॉनिटर कर रहा है यूएसए, बस आप ये समझ सकते हो। इस पे कौन कौन सी और कंट्रीज हैं, तो भाई चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मैक्सिको, ये कुछ नाम है। तो कुल मिला के करेंसी मैनिपुलेटर्स वो एक टाइटल है, एक लेबर है जो कि यूएस की सरकार उन कंट्रीज को देती है जो कि अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, मतलब अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट में डिफ्लेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को नीचे गिराना चाहती है ताकि अपने एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बना सके और अपने ट्रेड डेफिसिट कम दिखा सकते। तो आज की डेट में अगर 75 रुपए देके आपको एक यूएस डॉलर मिल रहा है और अपनी करेंसी को आप डी वैल्यू करके 90 रुपए पे ले जाते हो एक डॉलर के अगेंस्ट, तो फिर क्या होगा कि भाई बाहर वाला पर्सन हमारे देश के सामान को खरीदेगा। क्योंकि हमारे देश में सामान तो रुपए के हिसाब से है ना। अभी एक पेन 5 रुपए का बिक रहा है तो वही पेन 5 रुपए का बिक रहा है, चाहे एक डॉलर का 75 रुपए हो चाहे एक डॉलर का 90 रुपए हो। तो उस केस में एक डॉलर से बाहर वाला आदमी 15 पेन खरीद सकता है, लेकिन जब 90 का हो जाएगा एक डॉलर तो 18 पेन खरीद सकता है। समझ गए आप बात को? मतलब कि आप हमारे देश के अंदर से ज्यादा चीजें खरीद सकते हो उतने ही पैसे में, उतने ही डॉलर में, अगर आप बाहर के बायर हो। मतलब इससे हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो गए। चाइना अक्सर कर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, और ये यूएस नहीं पसंद करता है। अब चूंकि रिसेंटली हमारी करेंसी की वैल्यू भी बहुत गिरी है, 72-73 वाला डॉलर ऑलमोस्ट 75-76 पे पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं यूएस हमारी करेंसी को भी मॉनिटर कर रहा है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक लिमिट से ज्यादा अगर हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। समझ गए? जनरल स्टडीज पेपर 2 में इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर राइट्स टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन बर्सरिक पैंडेमिक। पहले के लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार साहब ने फ्राइडे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लगी और बाकी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस उनको चिट्ठी लिखी गई और उनसे बोला गया कि माय लॉर्ड, आप हमारे देश की वर्सनिंग कोरोना वायरस की सिचुएशन को देखिए और इस सिचुएशन को देखते हुए आप इन स्टेट की सरकार को, राज्य की सरकार को ये याद दिलाइए कि पॉलिटिकल रैलीज बंद करो, प्रोटेस्ट असेंबलीज बंद करो, ये रिलीजियस और फेस्टिवल कॉन्ग्रेगेशन बंद करो, ऐसी कोई भी असेंबली बंद करो जहां पे 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मिस्टर कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के अपने इस लेटर में लिखा है कि प्रॉपर डायरेक्शंस स्यू मोटो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट इस केस को अपने आप उठाए, ना कि किसी के पेटिशन का इंतजार करे। इसको बोला जाता है स्यू मोटो कॉग्निजेंस, मतलब कोर्ट ने किसी अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट की चीज को देख के ऑटोमेटिकली अपने मन से उसको उठा लिया, किसी के पेटिशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि अश्विनी कुमार जी यहाँ पे खुद ही पेटिशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त कर रहे हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब कि भाई स्यू मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। इसके लिए एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है ये? It provides a unique power to Supreme Court to do complete justice between the parties, where at times law or statute may not provide a remedy. The court can itself provide a quietus to a dispute in a manner which would befit the facts of the case. मतलब दो पार्टीज और जो प्रेजेंट जो भी स्टेट्यूट या नियम कानून बने हुए हैं उसके हिसाब से जब कंप्लीट जस्टिस करना हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप आर्टिकल 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। देखिए आर्टिकल 142 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or such order as it is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by the Parliament, and until provision in that behalf is so made in such manner as the President may by order prescribe.
आर्टिकल 142 के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की सीरीज देखिए, जहां पे मैंने सुप्रीम कोर्ट डिस्कस किया। तो यहां पे इस आर्टिकल 142 का ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस के लिए, ऐसा जस्टिस जो कि प्रेजेंट नियम कानूनों के हिसाब से नहीं किया जा रहा है या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर नहीं हो पा रहा है, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट की अर्जेंट इंटरवेंशन नेसेसरी है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट यहां पे इंटरवीन करके एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है, एक ऐसी डिक्री पास कर सकता है जो कि पूरे देश में इन्फोर्सिबल होगी और सबको माननी पड़ेगी, जो कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। आर्टिकल 142 इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस दिए कि आर्टिकल 142 के अंदर आपको बहुत रेयरली ही पावर को एक्सरसाइज करना है। और मिस्टर अश्विनी कुमार जो कि फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर, इनका यही बोलना है कि अभी के लिए इस एक्सेसिव पावर को इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि जब देश में 2,60,000 प्रतिदिन के कोरोना के केसेस आ रहे हो और ऐसा लग रहा हो कि आगे आने वाले समय में दिन के 3 लाख से ज्यादा आ सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हरिद्वार उत्तराखंड में कुंभ मेला का होना, वेस्ट बंगाल और असम में इलेक्शंस का होना, दिल्ली बॉर्डर पे 5 महीने तक ये लॉ जो फार्म लॉस के अगेंस्ट है इनका प्रोटेस्ट होना, ये सब चीजें सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरह देखी जा रही हैं, जो कि काफी डेंजरस हो सकती हैं। ओके, तो ये बात यहां बोली गई जनरल स्टडीज पेपर 2 में, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आर्टिकल 142 को यहां पे बहुत सही से रिवाइज कर लीजिए, रीजन बीइंग आर्टिकल 142 न्यूज में है, तो प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, ईरान सेज इट हैज स्टार्टेड एनरिचिंग यूरेनियम टू 60%। ईरान ने फ्राइडे को बोला है कि इन्होंने यूरेनियम को एनरिच करना शुरू कर दिया टू द हाईएस्ट लेवल एवर। रिसेंटली हुआ यह है कि अभी नाटांज न्यूक्लियर साइट ऑफ ईरान के ऊपर एक अटैक हुआ, वो किस प्रकार का अटैक है उसके ऊपर मैं भी आपसे एक अलग वीडियो में बात करूंगा। अभी इस अटैक के बाद कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई है, और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स, न्यूक्लियर जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ईरान भाई ओपनली अब अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात कर रहा है। और पहले तो ईरान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर पावर को एनरिच करने की बात करता था, अब तो वो अबव द ग्राउंड न्यूक्लियर पावर को एनरिच करने की बात कर रहा है। जो ईरान का नटांज न्यूक्लियर साइड है ना, वहां पे अबव ग्राउंड न्यूक्लियर पावर का एनरिचमेंट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ईरान। अब यहाँ पे ईरान इज वेरी मच क्लोजर टू वेपन्स ग्रेड लेवल, ऐसी बात यहाँ पे चल रही है। और कहीं ना कहीं ईरान बहुत तेजी से अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को बढ़ा के शायद वियना में जो टॉक्स होने वाली हैं ईरान के जेसीपीओ को लेके, उसके ऊपर कुछ बातचीत करे या फिर प्रेशर डालने की कोशिश करे। एक्चुअली ईरान भी यहाँ पे चाहता है कि जेसीपीओ में वो वापस आ जाए, लेकिन ईरान की पहली कंडीशन ये है कि यूएसए अपने सैंक्शंस हटाए, क्योंकि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं ईरान की इकोनॉमी को तोड़ रहे हैं। ठीक है ना भाई, अब देखते हैं क्या होता है। तो रिसेंटली एक अटैक हुआ है, और इस अटैक ने कहीं ना कहीं नटांस के जो सेंट्रीफ्यूजेस है ना उसको डिस्ट्रॉय किया। अब आप बोलोगे सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूज आप कह सकते हो कि एक ऐसी रोटेटिंग मशीन होती है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल रोटेट होता है और उससे न्यूक्लियर फ्यूल का एनरिचमेंट होता है। अगर आपने यूरेनियम नाम का एक सब्सटेंस का नाम सुना हो, ये एक न्यूक्लियर एलिमेंट है यूरेनियम। इसके सारे आइसोटोप्स खतरनाक नहीं होते, बट इसका एक आइसोटोप बहुत खतरनाक होता है, यूरेनियम 235। किसी भी कंपाउंड में अगर यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन कम है तो आप कह सकते हो कि लो एनरिचमेंट लेवल, और उस कंपाउंड में अगर आप यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे तो वो एक पोटेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। यूरेनियम 235 के एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि सेंट्रीफ्यूज यानी उन मशीनों का प्रयोग करके आपने बहुत तेजी से उस अनरिफाइंड यूरेनियम को तेज स्पीड पे घुमाया, जिसके चलते अनरिफाइंड यूरेनियम में यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया और वो डेंजरस न्यूक्लियर वेपन में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से ये एक्चुअली में न्यूक्लियर मॉनिटरिंग आर्म है यूनाइटेड नेशंस की। ईरान ने फरवरी में 2967.8 किलो ऑफ यूरेनियम को इकट्ठा कर लिया। न्यूक्लियर रिकॉर्ड के अंदर 14 टाइम्स, मतलब इससे 14 गुना कम रख सकता था ईरान ऑलरेडी 3000 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम पे पहुंच चुका है, और ईरान के पास ऑलरेडी इतना यूरेनियम 235 आइसोटोप आ गया है कि फर्दर एनरिचमेंट के बाद वो 3 एटॉमिक बम बना सकता है। अभी के लिए यूरेनियम 17.6 किलोग्राम 20% तक एनरिच्ड है ईरान के पास। 20% तक एनरिच्ड 17.6 किलोग्राम यूरेनियम ईरान न्यूक्लियर रिकॉर्ड के अंदर 2030 तक कर सकता था, लेकिन अभी 2021 ही चल रहा है और अब 60% एनरिचमेंट की बात हो रही है। कहने का मतलब यह है 20% एनरिचमेंट, 60% एनरिचमेंट और उसके बाद 90% एनरिचमेंट। जैसे आप 90% एनरिचमेंट को क्रॉस करोगे आपने ऑलमोस्ट न्यूक्लियर बम बना लिया। अभी 20% एनरिचमेंट से 60% एनरिचमेंट पहुंचना मुश्किल था, तो 60% एनरिचमेंट से 90% एनरिचमेंट पहुंचना और कम मुश्किल है।
मतलब कि जैसे जैसे न्यूक्लियर कंपाउंड का इनरिचमेंट लेवल यहां पे ईरान बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे ईरान के लिए न्यूक्लियर बम बनाना और आसान होता जाएगा। तो ईरान अपने न्यूक्लियर बम के प्रोग्राम को बहुत प्रोग्रेसिवली यहाँ पे परस्यू कर रहा है। ये पर्टिकुलर न्यूज है। वियना में जो टॉक्स होंगी, देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और जनरल स्टडीज पेपर 3 में डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। द वाइटेस्ट एवर पेंट दैट कैन रिफ्लेक्ट 99% ऑफ सनलाइट। यूएस की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में वाइटेस्ट पेंट को डेवलप किया गया। व्हाइट लाइट की एक खासियत होती है कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर पड़ रही लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। एल्बिडो का सुना होगा आपने कंसेप्ट। एल्बिडो मतलब कितना लाइट एक पर्टिकुलर सरफेस रिफ्लेक्ट कर सकती है। स्नो कैप का बड़ा अच्छा एल्बिडो माना जाता है। क्योंकि सफेद है तो सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो गर्मी ज्यादा एब्जॉर्ब करता नहीं है, गर्मी एब्जॉर्ब कर लेता तो पिघल जाता। तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये बोला है कि भाई अब हमने एक ऐसा व्हाइट पेंट बनाया है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर भी आप वो व्हाइट पेंट करोगे वहां पे एयर कंडीशनिंग की कम जरूरत पड़ेगी। ओके। और पहले जो व्हाइट पेंट इस्तेमाल होता था वो कैल्शियम कार्बोनेट था, अब जो इस्तेमाल होगा वो है बेरियम सल्फेट। और ये बोला है कि इसने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के टीम ऑफ रिसर्चर्स ने इसको बोला है अल्ट्रा व्हाइट पेंट। ये जो नया पेंट है ये कैल्शियम कार्बोनेट वाले व्हाइट पेंट से ज्यादा व्हाइट है। और कहीं ना कहीं अगर आप 1000 स्क्वायर फीट के रूफ एरिया पे अगर ये व्हाइट पेंट कर दो तो 10 किलोवाट तक की आप कूलिंग पावर पैदा कर सकते हो। मतलब एसी से जो आप कूलिंग पावर पैदा करते हैं वो सिर्फ आप यहाँ पे पेंट से पैदा कर लोगे। रात के समय पे बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर ये व्हाइट पेंट 19 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रख सकता है। और दिन के समय पे जब धूप एकदम चमक रही हो उस समय पे बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट कूल रख सकता है। अगर इसकी कोरोलरी देखो या इसके साइमल्टेनियसली आप ऐसा एक एलिमेंट बताओ जो कि बहुत ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो जो अब तक जो ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट बनाया गया है वो है वेंटा ब्लैक, जो कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हो 99% ऑफ द विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एट द सेम टाइम वेंटा ब्लैक के बिल्कुल उल्टा कौन सा निकल के आ रहा है, यहाँ पे व्हाइट पेंट निकल के आ रहा है बेरियम सल्फेट का, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, सॉरी, हाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि व्हाइट जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और जो ब्लैक पेंट होता है व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक कलर जो होता है वो अब्सॉर्ब करता है। तो वेंटा ब्लैक है ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट, 99.9% ऑफ द विजिबल लाइट को ये कर लेता है अब्सॉर्ब। और बेरियम सल्फेट वाला ये जो नया पेंट बनाया गया है ये क्लेम कर रहा है कि 99% ऑफ सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वाले व्हाइट पेंट से भी ज्यादा व्हाइट है ये बेरियम सल्फेट वाला पेंट। कहीं ना कहीं गर्मियों के समय पे बिजली बचाने के लिए इस प्रकार के पेंट का इस्तेमाल हो सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है यूके नॉट फॉर एक्सट्रेडिशन ऑफ नीरव मोदी। नीरव मोदी ने क्या कांड किए हैं इसको जानने के लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियोस को देखो। नीरव मोदी के अगेंस्ट क्या केस है, 10,000 करोड़ के स्कैम को कैसे इसने एग्जीक्यूट किया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का कंसेप्ट क्या था, इन सब चीजों के बारे में मैंने इस आर्टिकल में बताया था। नीरव मोदी के एक्सट्रेडिशन का केस कुछ दिन पहले बहुत न्यूज पकड़ रहा था। नीरव मोदी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। आप बोलोगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है, तो एक ऐसा पर्सन जिसने कम से कम 100 करोड़ रुपीस का फ्रॉड किया है और लीगल एक्शन से बचने के लिए किसी दूसरे देश में भाग गया, ठीक है ना। तो एक ऐसा ऑफेंडर जिसने किसी लॉ के अंदर ऑफेंड किया है, उसके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया है, कम से कम इकोनॉमिक ऑफेंस उसने 100 करोड़ का किया है और लीगल एक्शन से एस्केप करने के लिए वो भाग गया। इंडिया में अगर किसी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का खिताब देती है सरकार, तो उसके अगेंस्ट वो पर्टिकुलर पर्सन 30 दिन के अंदर अपील भी कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018। अब रिसेंटली लगभग 2 महीने पहले मैंने न्यूज कवर की थी कि वेस्टमिंस्टर के मजिस्ट्रेट कोर्ट जो कि लंदन में है, उसने ये बोला कि भाई ये जो नीरव मोदी है इसने गलत काम किया है, इसको इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है इस चीज के अगेंस्ट कहीं ना कहीं नीरव मोदी को अपील करनी थी। नीरव मोदी दौड़ते दौड़ते पहुंचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, किसके पास, आपके ब्रिटेन में। यूके के होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठते हैं, कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि आप समझ लीजिए होम मिनिस्टर वहां का, इन्होंने नीरव मोदी जो कि डायमंड मर्चेंट है इनके एक्सट्रेडिशन को यहाँ पे मंजूरी दे दी। मतलब ये जो 13,700 करोड़ 58 करोड़ का जो पीएनबी में फ्रॉड किया नीरव मोदी ने, जिसके चलते पीएनबी के एम्प्लॉयज के ऊपर आज तक आप समझ लो इतना ज्यादा विजिलेंस होता है, जाने कितने लोग जो कि सिर्फ वहां पे प्रेजेंट थे उनके ऊपर तक सीबीआई ने केस बैठा दिया, 6-6 महीने के लिए जेल में ठूस दिया। तो उस स्कैम में
अभी के लिए यूके के होम डिपार्टमेंट ने तो अप्रूवल दे दिया नीरव मोदी को कि ठीक है भाई, आप इनको इंडिया भेज सकते हो। लेकिन अब क्या कोई लीगल तरीका बचा है नीरव मोदी के पास? बिल्कुल। इस यूके होम डिपार्टमेंट के अप्रूवल के अगेंस्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अप्रूवल के अगेंस्ट यूके की हाई कोर्ट में जा सकता है नीरव मोदी विद इन 14 डेज। अगर नीरव मोदी हाई कोर्ट में नहीं जाता है तो 28 दिन के अंदर उसको इंडिया भेजना पड़ेगा। 28 दिन कब से? जब से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होम डिपार्टमेंट ने उसके एक्स्ट्रेडिशन को अप्रूव किया। हालांकि ऑब्वियस सी बात है 14 दिन के अंदर नीरव मोदी यहाँ पे केस, काउंटर केस फाइल ही कर देंगे कि भाई मुझे इंडिया मत भेजो। समझ गया बात को? तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। ओके, इंडिया में कब नीरव मोदी को एक इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया? एक स्पेशल कोर्ट ने दिसंबर 2019 में डायमंड बिजनेस मैग्नेट ये नीरव मोदी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया। अगर आप इनकी कहानी यहाँ सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई एक इंसान किस हद तक फ्रॉड कर सकता है और फ्रॉड करके भी बिना डरे रह सकता है। अरे भाई, हम किसी से 100 रुपए भी एक्स्ट्रा लें तो भी हमको लगता है कि यार पैसा ले गया है उधार में। ये तो हजारों करोड़ में डीलिंग करते हैं, फ्रॉड डीलिंग करते हैं और डरते भी नहीं है। भाई किस प्रकार के लोग हैं ये लोग, एक बार आप इस वीडियो को देखो, जाके आपको आइडिया लगेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, ध्यान रखिए अपना।